हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम टोटल 20 एमसीक्यूज देखेंगे और साथ ही साथ उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सबसे पहली बात है कि यह सेशन है किसके लिए। यह सेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आज का यह सेशन मिक्स ग्रामर के एमसीक्यूज पर आधारित है, अर्थात यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डिफरेंट टॉपिक से हैं। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ही डैश द ताजमहल लास्ट ईयर। कहता है यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है सो दैट कि ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए, एक मीनिंगफुल हो जाए। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे एक कीवर्ड है हमारे सामने, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब है कि बीते हुए साल की आप बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि बीते हुए समय में हो गया है। इस तरह से हम देखेंगे इसका संबंध पास्ट से हो गया और यह पास्ट सिंपल अर्थात पास्ट इंडेफिनिट के लिए प्रयुक्त होगा। यहाँ पे हम एक ऐसे वर्ब फॉर्म का चयन करेंगे जो पास्ट सिंपल का हो, और हम सबको पता है कि विजिटेड अर्थात सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब फॉर्म होता है। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसको करेक्ट कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही डैश हिज इंग्लिश सिंस ही ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। कहता है यहाँ पे इंप्रूव होगा, इंप्रूव्स होगा, हैज इंप्रूव या इंप्रूविंग। पहले हम एलिमिनेशन मेथड को भी देखेंगे कि ये किस तरह से आपके एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है। सबसे पहले देखेंगे कि इंप्रूविंग जो कि यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब का चौथा रूप है और ये कभी भी विदाउट ऑक्सिलियरी वर्ब एक वर्ब के रूप में काम नहीं करता है, तो हम देखेंगे कि ये आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखेंगे इंप्रूव, इसका कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम नहीं करते। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, अर्थात ये भी हमारा गलत हो गया। आप देखेंगे इंप्रूव्स का प्रयोग करते ही के अनुसार और हैज का भी करते हैं, अर्थात देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा ऑप्शन इसको सुटेबल बनाएगा। अब देखेंगे कि सिंस हमारा यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यह एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है बल्कि एक कंजंक्शन के रूप में, और ये दिखा रहा है कि पहले आपने कोई चीज किया जिसके परिणाम स्वरूप अभी जो है उसमें डिफरेंस आ रहा है। मतलब पास्ट में आपने कोई एक्ट किया, एक्शन ली, जिसके कारण से उसका इंपैक्ट ऐसा रहा कि अभी वर्तमान में मतलब पास्ट के एक्शन से प्रेजेंट में उस चीज को आप रेफर कर रहे हो, उस चीज को आप ले जा रहे हो ट्रैक करते हुए। इस स्थिति में क्या होता है कि जो एक्शन हो गया उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं और उसका जो इन्फ्लुएंस है प्रेजेंट पे, उस क्लॉज को हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। और परफेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? हैज या हैव या हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यहां प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो हम देखेंगे हैज प्लस V3 अर्थात हैज इंप्रूव्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ईदर रमेश और हिज फ्रेंड्स डैश रेस्पॉन्सिबल। अब यहां पे क्या करना है आपको? इन ऑप्शंस में से उसका चुनाव करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। अब देखेंगे ईदर और से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स में हम देखते हैं हम उस सब्जेक्ट को रियल सब्जेक्ट मानते हैं जो हमारा सब्जेक्ट के नियरेस्ट हो। अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारा जो है हिज फ्रेंड्स, ये नियर होगा क्योंकि आपको यहीं पे वर्ब का चयन करना है, और ये क्या है आपका प्लूरल है, जिस कारण से हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और जिन जिन को मैंने छांटा है ACD, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है दी वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। अब यहाँ पे वेजेस की बात की जा रही है। वेज का प्रयोग करते हैं हम कमाई के लिए, मतलब जब हम कहते हैं कि पाप की कमाई क्या होती है? मृत्यु होती है। वेज हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है ना, इसका प्लूरल वेजेस होता है, लेकिन जब इसका हम प्रयोग करते हैं कर्म के सेंस में, ठीक है ना, उस स्थिति में हमेशा सिंगुलर के रूप में ट्रीट किया जाता है। क्योंकि आप कितना भी पाप कर रहे हो
तो वहां क्या होता है, उनका एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, डेथ। तो जिस कारण से इसे हम सिंगुलर मानेंगे और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब आपके मन में हो सकता है सर वाज का प्रयोग कर सकते हैं ना। देखिए ये हमारा एक क्या है, एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, और कहावत को हम कहां रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिस कारण से हम प्रेजेंट टेंस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द लेटर डैश यस्टरडे। अब देखेंगे यहां पे यस्टरडे आपके लिए कीवर्ड का काम कर रहा है। इसका संबंध किस टेंस से है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। और यहां कहा गया है कि कोई एक्शन जो है ना लेटर पे हो रहा है। लेटर तो कोई काम करेगा नहीं, लेटर को पोस्ट करेंगे हम, तो जिस कारण से क्या होगा, पेसिव में हमें इसे फॉर्मुलेट करने की आवश्यकता होगी। और पास्ट इंडेफिनिट का पेसिव क्या होता है, was या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मींस पास्ट पार्टिसिपल। अब देखेंगे चूंकि लेटर हमारा सिंगुलर है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, was का चेंज करेंगे और उसके साथ क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर। कहता है कि काश मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। यहां पे देखेंगे, यहां पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की जा रही है, यहां पे अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जा रही है। अर्थात प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन की बात की जा रही है, जहां पे आप दिखा रहे हो कि अगर ऐसा होता, आप रियल में ऐसा नहीं हो। ठीक है ना, जिस कारण से क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन सभी के साथ वर्ब बी के वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है शी शेड दैट शी डैश टायर्ड। आप देखेंगे यहाँ पे इज होगा, वॉज होगा, वर होगा, हैड होगा, किसका प्रयोग करेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तो देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बैक शिफ्टिंग होता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर यहाँ पे आई एम टायर्ड होता डायरेक्ट नरेशन में, तो उसी का हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी वॉज टायर्ड लिखेंगे। ठीक है ना। वैसे भी इज का प्रयोग देखेंगे कि तर्कसंगत नहीं लग रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में चला जाता है। ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी के साथ हम वर का प्रयोग नहीं करते हैं। हैड आप यहां पे अगर अकेले प्रयोग कर रहे हो तो ये पोजीशन दिखाता, लेकिन आप पोजीशन तो दिखा नहीं रहे हो। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द बेल डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन। सॉरी यहाँ स्टेशन नहीं, स्कूल होना चाहिए। ठीक है ना, स्कूल से संबंध होना चाहिए इसका। तो कहता है कि मेरे पहुंचने से पहले, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले क्या हो गया, बेल जो है बज गई थी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पास के दो एक्शन की बात की जा रही है। अर्थात एक में दिखाया जा रहा है कि एक के 100% कंप्लीशन के बाद दूसरा कोई एक्शन हो रहा है। इस स्थिति में क्या करते हैं, जो पहले एक्शन कंप्लीट हुआ है उसको हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमारा दूसरा वाला तो ये रहा वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें आवश्यकता है पास्ट परफेक्ट की, तो वो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, हैड रन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द मैन डैश स्टोल माई बैग हैज बीन कॉट। यहां पे बात की जा रही है एक व्यक्ति की जिसने मेरे बैग को चुराया, वह पकड़ लिया गया है। अब देखेंगे जितना सब्जेक्ट होगा उतने वर्ब की आवश्यकता होगी। हमारा सब्जेक्ट एक यहां है, वर्ब हमारा ये रहा, फिर देखेंगे हैज बीन कॉट, ये हमारा क्या है, एक वर्ब रहा। ठीक है ना। तो वर्ब देख रहे हैं दो जगह पे है, सेपरेट वर्ब्स है। हमें किस चीज की आवश्यकता है, सब्जेक्ट की। अब देखेंगे हुम का प्रयोग करते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस में, हुज का प्रयोग करते हैं हम पॉजेसिव केस में, जो कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में काम करता है। ठीक है ना। लेकिन यहां पे किसी चीज से इसका संबंध नहीं दिखाया जा रहा है, किसी चीज पर पोजीशन नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण से इसे भी हम अनुपयुक्त मानेंगे। क्लियर है। अब व्हिच का प्रयोग करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के लिए, और वहीं हु का प्रयोग करते हैं हम लिविंग थिंग के लिए, पर्सन के लिए। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है हिज इंग्लिश डैश वेरी वीक। कहता है कि उसकी अंग्रेजी क्या है, बहुत कमजोर है। स्वाभाविक सी बात है। अब दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझने को यहां मिलेगा। एक, कोई भी सब्जेक्ट का नाम जो होता है ना, जब वो सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हो तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होता है। ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट के नाम से उस विषय के ज्ञान की बात करते हैं ना,
तब वो क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है प्लूरल। अब इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के पहले आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव दिख जाए, जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, इस तरह के शब्द, या फिर कोई आर्टिकल दिख जाए, जैसे मैंने बोला, इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, द इंग्लिश ऑफ रमन। अब यहां पे रमन के इंग्लिश के नॉलेज की बात कर रहे हैं, उस स्थिति में वो प्लूरल हो जाएगा, और जिस कारण से हम क्या करेंगे, इन सिंगुलर्स को हम क्या करेंगे, छांट देंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है देयर इजंट डैश मिल्क इन द जग। कहता है कि इस जग में मिल्क नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इन सभी शब्दों को हम एक एक करके देखेंगे। सम का प्रयोग हम संख्या और मात्रा दोनों बताने के लिए करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। वहीं पे हम करते हैं मेनी का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ तो कतई नहीं करते, इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है या के साथ किया जाता है, अर्थात ये तो छट जाएगा। क्यों? क्योंकि मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। मच का प्रयोग करते हैं मात्रा बताने के लिए, ठीक है ना, और फ्यू का प्रयोग करते हैं हम संख्या बताने के लिए, प्लूरल्स के लिए। क्लियर है? अब देखेंगे कि हमारा इजंट है जो कि निगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा है, अर्थात सम का प्रयोग नहीं होगा, मच का भी नहीं होगा। यहां पे आपके सामने एक एनी का प्रयोग होना चाहिए था, जिसका प्रयोग हम निगेटिव सेंस में करते हैं। सम का हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंस में करते हैं, मच का भी पॉजिटिव सेंस में करते हैं, मेनी का पॉजिटिव सेंस में करते हैं। वहीं पे एनी का प्रयोग हम निगेटिव, फ्यू का प्रयोग हम निगेटिव, लिटिल का प्रयोग हम निगेटिव सेंस में करते हैं। ठीक है ना, चूंकि हमारा सेंटेंस निगेटिव है यहां पे, जिस कारण से हमें एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर ऑफ द बॉयज डैश डन द वर्क। अब कहता है कि नीदर का प्रयोग करते हैं जब आपके सामने ऑप्शन दो हो, ठीक है ना, नीदर का प्रयोग करते हैं जब दो ऑप्शंस हो और उन दोनों में से आप किसी भी एक को नहीं चुन सकते हैं, ठीक है ना। इस स्थिति को दर्शाने के लिए हम नीदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और यहां बात हो रही है लड़कों की, तो ये स्वाभाविक सी बात है, नीदर से जुड़ा हुआ है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 2 होगा। कहता है किसी भी एक ने इस कार्य को नहीं किया है, ठीक है ना, तो किसी भी एक ने, आप इस एक की बात कर रहे हो, इसने भी नहीं किया, इस एक की बात कर रहे हो, ये भी नहीं किया है, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उन चीजों का बोध करा रहे हो, जिस कारण से ये सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी जितने भी बचे हुए हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे प्लूरल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द पेसिव वॉइस ऑफ ही हेल्प्स मी। अब यहां एक सेंटेंस है ही हेल्प्स मी, इसका आपको क्या करना है, पेसिव वॉइस बनाना है। अब देखेंगे जब पेसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। इस क्रम में होता क्या है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाने से ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आने से अब सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। क्लियर है? तो देखेंगे आई हो जाएगा, इधर हिम हो जाएगा, पहले तो इसी से छांट लेंगे, तो हालांकि ये चारों में ऐसा है। अब देखिए यहां पे हेल्प्स जो है हमारा वर्ब का 5th फॉर्म है, 5th मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या करते हैं हम, पेसिव बनाने के लिए करते हैं इज एम आर प्लस V3। अब देखेंगे नया सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, यहां एम नहीं है, यहां एम नहीं है, यहां एम नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट इज। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकारना। एक्सेप्ट का मतलब होता है एडमिट करना, ठीक है ना। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि आप रिफ्यूज नहीं कर रहे किसी चीज को, आप एडमिट कर रहे हो, आप एक्नॉलेज कर रहे हो किसी चीज को, ठीक है ना। तो इस स्थिति में पूछा गया आपसे क्या, एंटोनिम। क्वेश्चन को जरूर ढंग से पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है एज ए स्टूडेंट, जब आप हड़बड़ी में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, एग्जाम का एक अलग प्रेशर होता है, एंटोनिम के जगह पे सिनोनिम, सिनोनिम के जगह पे एंटोनिम। खास करके जब आपसे पूछ दिया जाए व्हिच इज नॉट द एंटोनिम, मतलब नॉट लगा करके सामने आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है और जल्दबाजी में आप क्या करते हैं, गलत मार देते हैं। चलिए एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या होगा, एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री करना, स्वाभाविक है, ये सिनोनिम हो जाएगा। रिफ्यूज, रिफ्यूज इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। क्यों? अलाउ मतलब किसी को आप अलाउ कर रहे हो, जैसे आपने बोला सर मैं क्या बाहर जा सकता हूं, तो मैंने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया इसलिए तो अलाउ किया, आपकी बातों से सहमत हो गया इसलिए तो आपको अलाउ किया, जाने दिया। एडमिट कर लिया तब तो मैंने आपको जाने दिया,
अर्थात अलाउ, एडमिट, एग्रीड ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट के सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको उसका चुनाव करना है जो करेक्टली पंक्चुएटेड हो। मतलब पंक्चुएशन में हम देखते हैं कहां पे कॉमा, कहां पे फुल स्टॉप, कहां पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, कहां पे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, सारी चीजें देखी जाती हैं जो भी एक सेंटेंस के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर है? अब देखते हैं ही सेड ही। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच वाला जो फर्स्ट जो हमारा जो होता है वर्ड, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जो कि कमी है। यहां कॉमा छोड़ दिया गया, ये भी कमी है, अर्थात ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरे में देखेंगे कि सभी चीजों पर ध्यान रखा गया, अर्थात ये सही है। यहां देखेंगे इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच ने आपने क्या किया, कॉमा लगाया, और रिपोर्टेड स्पीच को आपने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा, वो भी सही है। और यहां पे एक चीज मैं और बताऊं, ये फुल स्टॉप आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी रख सकते हो और बाहर भी रख सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल होता है, बट हम जहां पढ़ते हैं वहां पे इसको अंदर ही रखना उचित मानते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे यहां पे क्या है, आपका इन्वर्टेड कॉमास गायब है। फिर देखेंगे यहां सब चीज सही है, बट आपने क्या किया, कॉमा गायब कर दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही इज टू मच एंग्जियस। अब पूछा जा रहा है कि टू मच एंग्जियस को इंप्रूव करने की आवश्यकता है भी या नहीं। जैसा है वैसा करेंगे। देखिए टू मेनी, मेनी का प्रयोग करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। यहां तो नाउन दिख ही नहीं रहे तो ऑप्शन खत्म। मच टू, टू मेनी, फिर देखेंगे वही सेम चीज हो गया, यहां पे रिपीट हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखते हैं टू का प्रयोग हम मच के साथ जब करते हैं तो दो स्थिति आती है। टू मच, टू मच के बाद हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग। ठीक है ना? और वहीं पे अगर एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, मच टू का प्रयोग करते हैं, ना कि टू मच का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है और ये इंप्रूवमेंट ऑप्शन नंबर बी के थ्रू होगा। ठीक है ना? ही इज मच टू एंग्जियस। एंग्जियस का मतलब होता है, या एंग्जियस जो भी बोले, इसका मतलब होता है कि आप चिंतित हो, आप क्यूरियस हो। बट ये याद रखना है, क्यूरियस क्या होता है कि आप पॉजिटिव रिजल्ट की आशा लगाए हुए हो। वहीं पे एंग्जियस क्या होता है कि जब आप किसी चीज को लेकर के डरे हुए हो कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन जानने की इच्छा है, उत्सुकता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंग्जियस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। अब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब पहले जो कहा जा रहा है, दूसरा उस चीज को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। कहेंगे कि वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है। मतलब इस दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट को दिखाया गया है। बिकॉज आप कारण बताने के लिए करते हो, यहां पे तो कारण नहीं बताया जा रहा है। मैंने पूछा कि आप लेट क्यों आए, तो आपने बोला सर ट्रेन मिस हो गई थी, या फिर आपने बोला कि सर बस मिस हो गई थी। लेकिन यहां देखने को मिल रहा है आपको कि ही इज रिच और ही इज नॉट हैप्पी, इन दोनों के बीच कोई कारण नहीं है। ठीक है ना? जिस कारण से हम इसका चुनाव नहीं करेंगे। सो का भी सेम सिमिलर यूज होता है, सो का भी सिमिलर यूज होता है। सो भी आप बताते हो कि पहले जो घटना हुई इसके कारण आपको ये किया जा रहा है। ठीक है ना? यू वर लेट सो यू आर फायर्ड। देख रहे हैं, ये भी कारण के ही एक्सप्लेनेशन के लिए प्रयुक्त होता है। वहीं पे हम बात करेंगे बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ हमारा कंजंक्शन है ही नहीं, ये क्या है, हमारा एक प्रीपोजिशन है। और यहां हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, एक ऐसे कंजंक्शन की जो दो क्लॉज के बीच कॉन्ट्रास्ट को शो करे। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टिल का मतलब होता है जिस चीज की आप उम्मीद कर रहे हो वो अभी तक नहीं है या वो नहीं हुआ है। ठीक है ना? अर्थात ये क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है लेट द वर्क डैश डन। यहां पे देखेंगे ये हमारा पेसिव स्ट्रक्चर में है। ठीक है ना? अब देखेंगे कि पेसिव वॉइस में है, कैसे पता चला। तो देखेंगे लेट हमारा एक पॉजिटिव वर्ब है और लेट के बाद हमेशा देखते हैं वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे ये हमारा वर्ब का 5वां फॉर्म है, ये हमारा वर्ब का 2nd फॉर्म है, ये हमारा वर्ब का 5वां फॉर्म है। अर्थात हमें किस वर्ब की आवश्यकता है, किस वर्ब फॉर्म की आवश्यकता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेस। और बचा कौन, बी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि ये पेशिव में है। देखिए वर्ब बी के बाद जब कभी भी
वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है, जहां पे बी का जो है ना फॉर्म अलग अलग है, बी, एम, आर, वॉज, वर, बिन, बिंग, इज, ये 8 में से कोई आ सकता है, ठीक है ना, यही इसकी पहचान है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज यूज टू डैश इन द सन। देखेंगे यूज टू का जो मतलब होता है दो रूप होता है, एक तो होता है हमारा मॉडल वर्ब है ये, ठीक है ना, ये हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है ना, और मॉडल वर्ब के रूप में जब प्रयुक्त होता है तो इसके आगे वर्ब का बेस फॉर्म अर्थात V1 आता है, और उस स्थिति में इसके पहले किसी भी प्रकार के ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है जब इसका प्रयोग आप एक एडजेक्टिव के रूप में करते हो, उस स्थिति में इसके पहले वर्ब बी का कोई भी फॉर्म आ सकता है अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जिसका भी उचित प्रयोग होगा उसका प्रयोग करेंगे। अब इस स्थिति में क्या होगा, इसके आगे जो आएगा ना वो आएगा चौथा फॉर्म, मींस आईएनजी फॉर्म। क्लियर है? अर्थात देखेंगे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जो इसको करेक्ट कर देगा। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही इज यूज टू प्लेइंग इन द सन, मतलब उसे धूप में खेलने की आदत है, अभ्यस्त है वो इस चीज से। क्लियर है? चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया आपसे द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको बताना है कि सी सेड आई एम हैप्पी, इसका क्या करना है आपको, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है या नरेशन, ठीक है ना। सी शेड, शेड हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो कि पास्ट टेंस का है, और जैसे ही पास्ट टेंस में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, अनटिल अनलेस वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई यूनिवर्सल फैक्ट को ना एक्सप्रेस कर रहा हो, कोई प्रवर्ब ना हो, ये चीज ध्यान देना है। आई एम हैप्पी एक जनरल फैक्ट है, इसको आप चेंज करेंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट पर्सन जो है ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलने का मतलब क्या है कि वह उसके पर्सन में सिर्फ बदलेगा, जिस नंबर में है जिस केस में है वो उसी में रहेगा, अर्थात सब्जेक्ट की जगह पे है तो सब्जेक्टिव केस बना रहेगा इसका, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी शेड दैट, दैट इसलिए आएगा क्योंकि ये हमारा असर्टिव पैटर्न ऑफ सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट का प्रयोग होता है। सी सेड दैट सी, ठीक है ना, यहां तक तो आ जाएगा, आईसी में बदल जाएगा, लेकिन देखेंगे एम जो है ना इसको आपको किस में बदलना पड़ेगा, वॉज में, पास्ट में ले जाना पड़ेगा। पहले में इज देख रहे हैं, दूसरे में हैज, सॉरी तीसरे में हैज आ गया, ये कहां से आ गया, ठीक है, अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, सी सेड दैट सी वॉज हैप्पी। क्लियर है? अब यहां आई अगर रहने देते हैं इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला ही नहीं। क्लियर है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा, अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और जरूर कमेंट करके बताइए कि किस तरह के आपको सेशंस की आवश्यकता है, सो दैट आई कैन हेल्प यू अ लॉट एंड मेक यू एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन एज वेल एज द गाइडेंस टू क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन व्हाट यू विश टू go for. I think it is sufficient for today. Until the time we meet next, happy learning, keep evolving. Thank you so much.